They show a regular increase in boiling point with increase in size. Every CH2 group added increase the boiling point by 20 to 30 Kelvin. अब CH2 ग्रुप का मास होता है 14 ग्राम्स पर मोल एंड मास में एक वर्ड आता है, बॉइलिंग पॉइंट में दो आते हैं, उससे डबल है। तो ऐसे याद रखो, जितना मास इंक्रीज हो रहा है उससे डबल बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, यानी 28 केल्विन। इससे आपको ये याद रह जाएगा कि रेंज 20 से 30 केल्विन की रेंज है, क्योंकि 28 इन दोनों के बीच में ही आता है। स्ट्रेट चेन एल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ये दोनों ही चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट साइज के साथ इंक्रीज होता है और ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होता है। हम सीधे करते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी एल्कीन्स की, जिसमें सबसे पहले दी हुई है एडिशन रिएक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन, जो कि अगेन सेक्शन 13.2.2 में कवर कर चुके हैं अंडर प्रिपरेशन फॉर एल्केन्स, वही सेक्शन है ये। इससे आगे है एडिशन ऑफ हेलोजेंस एंड इसकी मैं आपसे बात कर रहा था, फ्लोरीन और आयोडीन दोनों ही इस रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। दोनों के लिए डिफरेंट रीज़न है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन ये हो जाती है, इसलिए नहीं करवाई जाती। और आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, हमें ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होंगी जो कि एक्सपेंसिव होती है प्रोवाइड करवाना, इसलिए आयोडीन के साथ भी रिएक्शन नहीं करवाई जाती। तो बचे सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन। दीज एड अप टू एल्कीन टू फॉर्म विसिनल डाई हैलाइड्स। अब एक हैलोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो हैलोजन एटम्स होते हैं, वो एडजेसेंट कार्बन पर ऐड करेंगे इन एल्कीन टू फॉर्म दीज विसिनल डाई हैलाइड्स। आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ये हमने अभी डिस्कस किया, ऐसा क्यों होता है। द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन एड्स टू एन अनसैचुरेशन साइट, मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सो सबसे पहले तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल जब किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो उसका रेडिश ऑरेंज कलर होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ब्रोमीन में OR एक साथ आता है और ऑरेंज में भी OR आता है, इससे याद रखिए। एंड ये सॉल्वेंट यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया गया है, इसको जो रिएक्टेंट यूज़ किए हैं हमने उससे याद रखिए। एक रिएक्टेंट एल्कीन ले रहे हैं और दूसरा हैलोजन ले रहे हैं। हैलोजन में भी क्लोरीन से याद रखना आपको, क्योंकि एल्कीन में कार्बन आता है और क्लोरीन में भी कार्बन आता है, तो CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज़ होगा, ये ऐसे याद हो जाएगा। एंड जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तब उसका रेडिश ऑरेंज कलर होता है। एटम्स की फॉर्म में जब वो टूट जाता है और डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है तो मॉलिक्यूल तो बचा ही नहीं, तो रेडिश ऑरेंज कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी डिसअपियर हो जाएगा। तो ये एज अ टेस्ट यूज़ किया जाता है, यानी ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है ब्रोमीन का, अगर उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया जाए और उसका कलर डिसअपियर हो जाए ऑरेंज कलर, इसका मतलब ये होगा जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला है उसमें अनसैचुरेशन है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड है जिसके अराउंड ब्रोमीन ऐड हो गया है। जी हाँ, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी सेम चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। ये मैकेनिज्म इसका होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऑफ कोर्स सारी की सारी रिएक्शन एसेंशियली डबल बॉन्ड की ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होती है, वीक पाई बॉन्ड के अराउंड होता है ये। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ है दैट इट इन्वॉल्व्स साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन। अब साइक्लिक की फॉर्मेशन होती है, ये ऐसे याद रखो कि इससे आगे ओजोन के साथ भी रिएक्शन होने वाली है, ओजोनोलिसिस एल्कीन की, वहाँ पे भी साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। एंड ओजोन ऑक्सीजन का कंपाउंड है जो कि हैलोजन से पहले आता है, तो जो हैलोजन से पहले वाले के साथ रिएक्शन, कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रही है, इसमें साइक्लिक की फॉर्मेशन हो रही है, तो हैलोजेंस के साथ भी होगी, ऐसे याद रखो। एंड हेलोनियम आयन ऐसे याद रखो, इससे आगे जो हाइड्रोजन हलाइड की रिएक्शन हो रही है वहाँ पे कार्बोनियम आयन बन रहा है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे हेलोजन के साथ रिएक्शन होगी तो हेलोनियम आयन बनेगा, कार्बोनियम से मिलता जुलता, ये ऐसे याद हो जाएगा। एंड आगे सिर्फ एग्जाम्पल लिए गए हैं ईथीन और प्रोपीन के साथ, एक में ब्रोमीन ऐड किया गया है, एक में क्लोरीन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा।
दीज आर एसेंशियली विसिनल डाई हलाइड्स। एंड एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं बताई गई है, Cl2 के सॉल्यूशन का क्या कलर होता है, तो ग्रीनिश येलो होता है, ये हम देखेंगे क्लास 12 पी ब्लॉक चैप्टर में। एंड Cl2 सॉल्यूशन के केस में ग्रीनिश येलो कलर डिसअपेयर करता है। ये चीज़ भी आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है, याद रखनी है आपको। ग्रीनिश येलो क्यों कलर होता है इसका, ये हम उस चैप्टर में देखेंगे जहाँ पे जिक्र आता है इसका। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड्स, इनको हेलो एसिड्स भी बोल सकते हैं, एज वी हैव सीन अर्लियर इन दिस चैप्टर ओनली, जहाँ पे बीटा एलिमिनेशन वाली रिएक्शन थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइल हलाइड्स, वहाँ पे ये रिमूव होता है हेलोजन एसिड बेसिकली। हाइड्रोजन हलाइड्स HCl, HB और HI add up to alkenes to form alkyl halides and reactivity of hydrogen halides is HI ग्रेटेस्ट, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, एंड HCl की लीस्ट। अगेन ये भी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ की टर्म से एक्सप्लेन की जा सकती है। HI का बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होता है क्योंकि आयोडीन की एटमिक साइज सबसे ज़्यादा है, तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड ये बनाएगा। सबसे बड़ा यानी सबसे वीकेस्ट, ऑफ कोर्स बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। ऐसे ही क्लोरीन सबसे छोटा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि ये रिएक्शन देता ही नहीं है, वो टूटता ही नहीं है उस केस में। वीकेस्ट एसिड बोलते हैं हेलोजन एसिड HF को हम, इसी रीज़न की वजह से। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है उसमें और एसेंशियली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। सबसे छोटा हेलोजन का एटम फ्लोरीन। ये भी एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल मीन्स देयर आर सिमिलर ग्रुप्स अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन्स। तो इस केस में सेम प्रोडक्ट बनता है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है, कन्फ्यूजन नहीं होती है Br के एडिशन की, क्योंकि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड सिमिलर ग्रुप्स इसमें पाए जाते हैं, तभी तो सिमेट्रिकल बोला गया है। तो किसी के अराउंड अटैच हो सकता है। बेसिकली इसमें एक रूल आने वाला है आगे, मार्कोनिको रूल जिसको बोलते हैं, जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन है उस पर ये Br यानी नेगेटिव पार्ट अटैच होता है हमारे हेलोजन एसिड का। यहाँ पे क्योंकि सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी पे भी अटैच हो सकता है। तो फर्स्ट केस में इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा और 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा इन द सेकंड केस विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी आती है आगे एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल लगेगा, वैलिड होगा, इसी से आंसर आएगा। प्रोपीन है एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल एल्कीन का, ये हम आगे देखेंगे। द 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर 1 and 2। सो दिस इज प्रोपीन। हाइड्रोजन और CH3 यानी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं कार्बन के साथ। एंड मेन चीज़ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है डबली बॉन्डेड कार्बन से एसोसिएट, तो डिफरेंट है। कौन से एसोसिएट होगा ये मार्कोनिकोव रूल बताएगा। तो एक हाइड्रोजन वाले कार्बन से भी जुड़ सकता है और 2 वाले से भी जुड़ सकता है, कौन सा मेन होगा ये रूल बताएगा मार्कोनिकोव रूल। द रूल स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द addendum adding molecule which is Br minus here gets attached to that carbon atom which possesses the lesser number of hydrogen atoms. Thus according to this rule product 1,2 ब्रोमोप्रोपेन इज एक्सपेक्टेड एज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट। अब ये रूल हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कार्बोकटायन की फॉर्मेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है कौन सा कम, पिछले चैप्टर से। जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा वही यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, अटैक उसी पे होगा। स्टेबल पे अटैक क्यों होता है ये आगे मैकेनिज्म में बताया गया है। एंड आउट ऑफ दीज 2 आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी बनेगा। प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जिसलिए ये पहला यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एंड आगे मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जिस कार्बोकटाइन पे पाए जाते हैं उसकी डिग्री ज़्यादा होती है। जैसे टर्शरी पे तीनों और मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं होता उस पर। सेकेंडरी पे 1 होता है, प्राइमरी पे 2 होते हैं। मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस इज द इट्स डिग्री। प्राइमरी पे 2 और टर्शरी पे 1 भी नहीं, तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है
एंड वही यहाँ पे बताया गया है कि लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे अटैच होगा, यानी टर्शरी कार्बोकटायन बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी से कार्बोकटायन की इजीली ये रूल डेसिफर किया जा सकता है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे मैकेनिज्म इलस्ट्रेट किया गया है। HBr टूटेगा H+ और Bs- में इलेक्ट्रोफाइल देगा H+। ऑब्वियसली जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वही इलेक्ट्रोफाइल होता है। इट विल अटैक द डबल बॉन्ड टू फॉर्म द कार्बोकटायन। ये अटैक दो वेज में हो सकता है, या तो ये पहले कार्बन पे अटैच हो जाए एंड यहाँ CH3 बन जाएगा, और फिर जो दूसरा कार्बन था उस पर क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी एंड हैंस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या तो फिर दूसरे कार्बन से अटैच हो जाए तो इस पर CH2 आ जाएगा और पहले पर फिर कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जिसको सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं, एंड पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे कार्बोकटाइन्स की फॉर्मेशन बताई गई है। नाउ वी नो दैट प्राइमरी कार्बोकटाइन इज लेस स्टेबल एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल। यहाँ से रीज़न साफ दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी में 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। सिर्फ 2 ही है प्राइमरी में जहाँ पे कम होगा हाइपर कंजुगेशन, इसलिए सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है। हैंस सेकेंडरी कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड प्रीडोमिनेट्स बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड एट अ फास्टर रेट। अब ये लाइन आपको हेलो एल्केन्स चैप्टर में दिखाई देगी, दैट अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ रेस दैट इज़ वोन बाय द फास्टेस्ट रनर। तो जो सबसे फास्ट होगा वो ही मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगा, ये इस लाइन से क्लियर होता है। एज ये लाइन क्यों बोली गई है ये हेलो एल्केन चैप्टर में हम देखेंगे। अभी हमें इतना देखना है यहाँ पे कि स्टेबल है कार्बोकटाइन तो फास्टेस्ट ये फॉर्म होगा, सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ से। सेकेंडरी कार्बोकटाइन, अब कार्बोकटाइन जनरेट हो गया है, अब नेगेटिव आयन अटैच हो सकता है, जो कि रूल बताता मार्कोनिकोव रूल। कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैक होगा। कार्बोकटाइन B इज़ अटैक्ड बाय Br-, क्योंकि इस पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ हो रहा है इसका अटैक टू फॉर्म द 2-ब्रोमोप्रोपेन एज द मेजर प्रोडक्ट। अब इससे आगे कंट्राडिक्शन आ जाता है मार्कोनिकोव रूल का, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन इसको बोलते हैं, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। अब एंटी मार्कोनिकोव भी समझ में आता है, पेरोक्साइड भी आप देखेंगे क्योंकि इसमें पेरोक्साइड रिएजेंट की फॉर्म में यूज़ होता है। एंटी मीन्स अपोजिट टू मार्कोनिकोव। लेकिन ये खराश इफेक्ट सीधे सीधे याद नहीं होता, क्योंकि साइंटिस्ट पे बेस्ड हम देखेंगे आगे कैसे याद रखना है इसको। पहले ये इफेक्ट जान लेते हैं होता क्या है। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज कंट्रेरी टू मार्कोनिकोव रूल। दिस हैपन्स ओनली विद HBr बट नॉट विद HCl एंड HI। इसका रीज़न आगे दिया गया है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाई MS खराश द साइंटिस्ट एंड हैंस इट इज़ नोन एज पेरोक्साइड और खराश इफेक्ट, आल्सो नोन एज एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो कंट्ररी यानी अपोजिट जा रहा है मार्कोनिकोव के, तो इसलिए एंटी मार्कोनिकोव बोलते हैं। पेरोक्साइड ये फैंस में प्रेजेंस में होता है, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट। एंड खराश इफेक्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पे है। इसको ऐसे याद रखो, जो मार्कोनिकोव रूल है उसको ख़राब कर देता है, ये उसको वॉयलेट कर देता है, तो ख़राब से खराश यहाँ से याद रखा जा सकता है। अब ये एक्चुअल रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है बेंजोइल पेरोक्साइड का एज अ रिएजेंट, पेरोक्साइड रिएजेंट जो हमको लेना है। एंड इससे आपको याद आ रहा होगा हमने सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करी थी कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लग रहा था, वैसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ बेंजाइल ग्रुप लगा है इथाइल की जगह। यहाँ पे वैसा ही होगा, एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा और एक CO2 रिलीज हो जाएगा। वैसा ही वहाँ पे भी हो रहा था ना, मिथाइल फ्री रेडिकल वहाँ पे जनरेट हो रहा था और CO2 रिलीज़ हो रहा था। यहाँ पे बेंजाइल फ्री रेडिकल जनरेट होगा और CO2 रिलीज़ हो जाएगा। बस वैसी ही रिएक्शन है। अगर हमने वो पढ़ी है ध्यान से तो इसके होमोलिसिस में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेंजाइल फ्री रेडिकल यहाँ से जनरेट हो जाएगा इन द फर्स्ट स्टेप। कौन सी होती है फर्स्ट स्टेप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की? इट इज़ द इनिशिएशन स्टेप, जहाँ पे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो बेंजाइल फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ,
प्रोपेगेशन स्टेप में अटैक करेगा HBr के ऊपर। अब यहाँ से आप पूछ सकते हैं, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स अवेलेबल हैं HBr और प्रोपीन, प्रोपीन पे क्यों नहीं अटैक कर रहा ये फ्री रेडिकल? तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। आप अगर आपने हेलोजिनेशन ध्यान से पढ़ा है, वहाँ पे एक चीज़ आती है दैट फ्री रेडिकल्स वहीं अटैक करते हैं जहाँ उनके लिए आसान होता है अटैक करना। यहाँ पे प्रोपीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और HBr के केस में हाइड्रोजन ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जो कि आसान है। इसलिए बेंजाइल फ्री रेडिकल HBr पे अटैक करता है। दो फ्री रेडिकल्स यहाँ से जनरेट होंगे, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। H फ्री रेडिकल अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा C6H5 फ्री रेडिकल से टू फॉर्म बेंजीन। ये एक प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, यूजुअली जो नज़र में नहीं आता है एस्पिरेंट्स के, लेकिन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। इवन दो इट्स नॉट अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि पीछे फ्री रेडिकल जो हेलोजिनेशन के केस में हुई थी, वहाँ से भी ऐसा एक क्वेश्चन NCERT ने ही खुद पूछ लिया था, इथेन की फॉर्मेशन कैसे होती है इन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो ऐसे ही जो टर्मिनेशन स्टेप में होता है, यहाँ पे भी एक अलग प्रोडक्ट बन रहा है, तो याद तो डेफिनेटली ध्यान होना चाहिए आपको। तो यहाँ से बचा Br फ्री रेडिकल, जो कि फिर अटैक करेगा हमारे प्रोपीन मॉलिक्यूल पर। अब यहाँ पे अटैक दो पॉसिबल वेज में हो सकता है। अगर ये अटैक करें इस कार्बन के ऊपर जिसके पास एक हाइड्रोजन है, यानी इससे जुड़ जाए, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा दोनों कार्बन के पास। तो CH वाले कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन आया था वो Br के फ्री रेडिकल से कंबाइन करके CH-Br यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और इसका फ्री रेडिकल एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एंड इन द सेकंड केस अगर वो अटैक करे दो हाइड्रोजन वाले कार्बन के ऊपर, तो इन दोनों का फ्री रेडिकल कंबाइन करके CH2Br, एंड यहाँ पे एक फ्री रेडिकल अगेन जनरेट हो जाएगा विच इज़ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। नाउ वी नो द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज़ कंपेरेबल विद कार्बोकटाइन। जैसे कार्बोकटाइन की होती है वैसे ही फ्री रेडिकल की भी, तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, दिस वी नो। तो इसकी फॉर्मेशन होगी, यानी CH2 वाले पे अटैक होगा एंड ये मोलिक्यूल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब जो हमारे पास H फ्री रेडिकल बचा था, यहाँ से H फ्री रेडिकल बचेंगे भी C6H6 से कंबाइन करने के बाद भी, ऑफ कोर्स सारे ही यहाँ पे नहीं जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ मेजर प्रोडक्ट। सो H फ्री रेडिकल अब यहाँ पे रिएक्ट करेगा इस CH फ्री रेडिकल के साथ एंड CH2 यहाँ पे बन जाएगा टू गेट द Br फ्री रेडिकल अगेन HBr से, एंड ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जस्ट अपोजिट हुआ ना मार्कोनिकोव रूल के, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है यहाँ पे, वहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा था अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन में। तो इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकोव बोलते हैं, पेरोक्साइड की इफेक्ट प्रेजेंस में जो होता है। एंड या द लास्ट वन वाज ऑफ कोर्स टर्मिनेशन स्टेप। ये तीनों हमारे स्टेप देख ही चुके हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। This would be the minor product 2-bromopropane. In this case it is due to the less stability of the primary free radical. तो अब तो आपको ये समझ आ ही रहा होगा। पेरोक्साइड इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ HCl एंड HI। इन दोनों के अलग अलग रीजंस हैं, HCl के केस में क्यों नहीं होता और HI के केस में क्यों नहीं। दिस में बी ड्यू टू द फैक्ट दैट HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रोंगर देन HBr बॉन्ड इज़ नॉट क्लीव्ड बाय द फ्री रेडिकल। आगे HI का रीज़न दिया गया, पहले इसको समझ लेते हैं। हमने अभी देखा तो था जो आसानी से हो जाती है चीज़ वो करता है फ्री रेडिकल। अगर आसानी से टूटने वाला ना ही हो बाई बॉन्ड तो कैसा होगा? तो Cl का क्योंकि इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है तो टूट ही नहीं पाता फ्री रेडिकल से। HCl के साथ रिएक्शन तो इसलिए नहीं होती। अब HI के केस में वीक होगा, टूट तो जाएगा क्योंकि HBr ही अगर टूटा है तो HI तो टूट ही जाएगा। वेयर द HI बॉन्ड इज़ वीकर and iodine free radicals combine to form iodine molecules
इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द डबल बॉन्ड। अब ये हम जानते हैं, जग जाहिर है, आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, लीस्ट होती है हेलोजेंस में। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू दैट प्रोपीन मॉलिक्यूल, आपस में ही स्टेबल I2 मॉलिक्यूल बनाएगा ना आयोडीन, तो क्योंकि रिएक्टिविटी ऑलरेडी उसकी कम होती है। तो दीज आर टू सेपरेट रीजन्स फॉर नॉट ऑब्जर्विंग द रिएक्शन ऑफ HCl एंड HI विद अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिर्फ HBr की ही हो पाती है, अलग से आपको इन दोनों को याद रखना है। रीजन्स अब याद होने चाहिए, डिटेल में एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13.12 एंड यहाँ पे एडिशन हो रहा है HBr का टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन हेक्सीन इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आपको प्रोडक्ट बताना है कौन सा होगा। तो 2-ब्रोमो हेक्सेन बनेगा इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी मार्कोनिकोव रूल जहाँ पे लगेगा। एंड प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में तो खराश इफेक्ट यानी पेरोक्साइड इफेक्ट लग जाएगा, तो सिर्फ प्राइमरी हमारे पास एल्काइल हैलाइड बनेगा, यानी 1-ब्रोमो हेक्सेन। तो नो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में 2-ब्रोमो हेक्सेन, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में 1-ब्रोमो हेक्सेन। एंड इसका मैकेनिज्म भी ध्यान रखिए, कैसे रखना मैंने बता दिया, फ्री रेडिकल की वजह से ऐसा हो पाता है। एंड मैकेनिज्म के अंदर ये ऑलरेडी हमने क्लियर कर लिया है कि ऐसा क्यों होता है, अलग जगह से जनरेट होते हैं फ्री रेडिकल्स इसलिए। So this must be clear to you now. Peroxide effect. Let's move on to the next reaction, addition of sulfuric acid. So cold concentrated sulfuric acid adds to alkenes in accordance with Markovnikov rule. तो जहाँ भी ये मार्कोनिकोव रूल लिखा है ना, आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगा। यूजुअली सारी ही रिएक्शन एल्केन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की ही होती हैं, ये हम ऑलरेडी देख आए हैं। जहाँ पे पहले स्ट्रक्चर गिवन है एल्कीन्स की, वहाँ पे लिखा था ना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है एल्कीन्स पे, वीक होता है इसलिए पूरी तरह ही टूट जाता है, ऐड हो जाते हैं उस पर सब्स्टिट्यूट होने की जगह। बेंजीन का स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन देता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की। ऑफकोर्स ये H2SO4 है, तो HSO4 माइनस और H+ में टूटेगा, HSO4 माइनस ही हाइड्रोजन सल्फेट होता है। एंड एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जनरेट होगा एल्कीन से। तो इट इज़ डन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एंड एक चीज़ जो ध्यान देने लायक है, बहुत ध्यान से, कोल्ड कंसनट्रेटेड है, यहाँ पे हॉट नहीं लिया गया है। हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, वाटर चूस लेता है जितना भी अवेलेबल हो किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो हमें वाटर नहीं लगाना है, यहाँ पे रिएक्शन करवानी है, इसलिए जानबूझ के कोल्ड लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रिमेंबर दिस। तो रिएक्शन कैसे होगी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। H2SO4 की स्ट्रक्चर आप जानते होंगे। एंड इसमें सल्फ़र पे S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O 2 ऐसे होते हैं, और SOH ऐसे 2 बॉन्ड्स होते हैं। ये हम देखने भी वाले हैं क्लास 12P ब्लॉक में। तो एक H+ वहाँ पे OH से रिमूव हो जाएगा, तो O- वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। वही O- यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा। इथाइल का यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्योंकि ईथीन था। एंड रिएक्शन ये कैसे होगी ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, हमने देखा है इसकी 2 स्टेप कैसे होती हैं। पहले H+ अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन जनरेट करवाएगा। यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन, कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो यहाँ पे अटैक कहीं पे भी हो सकता है। तो लेट से पहले वाले पे अटैक हो गया तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा, और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो कार्बोकेटाइन वहाँ पे जनरेट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज। अब उस पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव आयन अटैक करेगा, यानी HSO4 माइनस। O- से ये अटैक होगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे ही है एंड प्लस चार्ज है कार्बन पे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन होगा। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ऐसे इसकी फॉर्मेशन होगी। C2H5+ HSO4 माइनस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एंड प्रोपीन के केस में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहाँ है वहाँ नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, यानी HSO4 माइनस ऑक्सीजन से जो जुड़ रहा है ये लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन से जुड़ेगा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट के केस में। Again a typical thing of electrophilic addition that we have already covered. Next is addition of water to alkenes in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid. Alkenes react with water to form alcohols according to Markovnikov rule.
एक्चुअली एल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है एल्कीन्स की एंड एल्काइंस की पाई वीक बॉन्ड आ जाने से, ये तो ठीक है, लेकिन होते तो ये भी हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, यानी नॉन पोलर। तो पोलर वाटर में ना तो ये डिज़ोल्व होना चाहते हैं, ना ही उससे रिएक्ट करना चाहते हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस क्रिएट करनी होती हैं सो दैट दे कैन रिएक्ट विद वाटर। एंड वो कौन सी स्पेशल कंडीशन होंगी ये सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो पहली स्टेप होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, द जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन, उसी को जो फैसिलेट करेगी वही स्पेशल कंडीशन होगी। तो H+ का अटैक होता है जो कार्बोकटायन को जनरेट करता है, जो H+ रिलीज़ करवाने में मदद करेगा, ज़्यादा सॉल्यूशन में जनरेट करवाएगा, वही हमें स्पेशल कंडीशन क्रिएट करनी होगी। इसलिए यहाँ पे एसिड दिया जाता है जो कि H+ देगा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एंड एल्कायन के केस में तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो उस केस में हमें मिक्सचर लेना होता है, आगे हम देखेंगे, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड अकेला काम भी नहीं आता है वहाँ पे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आने से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, दैट विल सी लेटर। तो ना यू हैव got the purpose of taking sulfuric acid here, it will help generating the carbocation and Markovnikov rule के अकॉर्डिंग इसका अटैक होगा, वाटर टूटेगा H+ और OH- में, OH- द नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इससे जुड़ेगा OH एंड 2-मिथाइल प्रोपेन 2 यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। Next is oxidation of alkenes. Alkenes on reaction with cold dilute aqueous solution of potassium permanganate, इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, produce vicinal glycols. Decolorization is of KMnO4 is the test for unsaturation. तो ये ब्रोमीन जैसा ही है, काम हो रहा है यहाँ पे। डीकलराइजेशन ब्रोमीन का हो रहा था, तो ब्रोमीन से बेयर्स याद रखो, BB से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं एंड BR दोनों भी आता है। तो सिमिलर ये अपीयरेंस है इनकी, ऐसे याद हो जाएगा कि डीकलराइजेशन वहाँ होता था वैसे यहाँ भी होगा। पिंक कलर होता है एक्चुअली पोटेशियम परमैंगनेट का, ये हम देखने वाले हैं D ब्लॉक चैप्टर में, तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। एंड जैसे ब्रोमीन के केस में विसिनल डाइहलाइड्स बन रहे थे, वैसे ही यहाँ पे विसिनल ग्लाइकोल बनेगा। बेसिकली ये जो कंडीशंस गिवन है यहाँ पे, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये तो हम जानते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इन कंडीशन के अंदर कोल्ड डाइल्यूट एक्वस के अंदर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है एंड जो लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन होती है वो करता है। हाइड्रोकार्बन्स की लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल्स के अंदर, इंटरमीडिएट होती है एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, और मैक्सिमम होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये लोवेस्ट करेगा क्योंकि कंडीशंस यहाँ पे माइल्ड गिवन है। कोल्ड की जगह हॉट होता, डाइल्यूट की जगह कंसनट्रेटेड होता, एक्वस की जगह एसिडिक या फिर बेसिक होता, तो KMnO4 की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, आगे ही रिएक्शन में। एसिडिक KMnO4 ये एसिड्स में भी ऑक्सीडाइज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होने की। तो ये माइल्ड कंडीशंस हैं यहाँ पे, इनको ध्यान रखना है आपने, ऐसे ही मेंशन नहीं है। एंड ये सारी कंडीशंस जब अप्लाई होती हैं तो जो रिएजेंट क्रिएट हो जाता है, KMnO4 भी माइल्ड की तरह एक्ट करने लगता है। इट इज़ कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। इसको एक फ्रेज से आप याद रख सकते हैं, DIL से दिल आपको याद रखना है, एंड कोल्ड से को, पर मैग्नेट से PERM, इससे प्रेम याद, लव याद रखना है आपको, और बेयर्स से बे क्या होता है, क्रश होता है ना, जिसको आप पसंद करते हैं वो इंसान। तो दिल को प्रेम है बे से, ये बे के आगे S आ रहा है, इससे से आप याद रखते हैं बेयर्स। तो ये तरीका है बेयर्स रिएजेंट को याद रखने का। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बताओ भाई बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन इथीन की यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, एंड माइल्ड बना दिया गया है यहाँ पे KMnO4 को, तो इथेन 1,2-डायोल ग्लाइकोल बनेगा। बेसिकली इथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं इसको। एक इसके अलावा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी होता है, जिसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। डाई हाइड्रोक्सी वाले को ग्लाइकोल बोलते हैं। इसके पीछे ओल आ रहा है, इससे आपको याद आ जाए कि अल्कोहल है। एंड जैम जो एक कंपाउंड होते हैं वो
सेम कार्बन पे दोनों ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। जैम डाई हलाइड बोलते हैं उसको। यहाँ पे विसिनल ग्लाइकोल बन रहे हैं, यानी एडजेसेंट कार्बन पे अल्कोहल अटैच होंगे। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, कैसे याद रखना है, ब्रोमीन से रिलेट करके इसको देखना है, बेयर्स रिएजेंट के काम को। प्रोपीन के साथ भी ऐसा ही होगा, एडजेसेंट पोजीशन पे अल्कोहल अटैच हो गए, प्रोपेन 1,2 डाइओल बन जाएगा। नेक्स्ट इज एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। एसिडिक है तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करने की एल्कीन को। ऑक्सीडाइजेज एल्कीन to ketones and or acids depending upon the nature of the alkene and experimental conditions। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के चेंज होने से क्या इम्पैक्ट होता है ये आपको यहाँ पे नहीं बताया गया है। एंड नेचर ऑफ एल्कीन से क्या होगा ये ज़रूर दिखाया गया है, एंड ये ऊपर मैंने कंसेप्चुअल फॉर्म में लिख भी दिया है। ये आपको रिएक्शन कंडीशन गिवन हो एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7, तो एल्कीन जिसमें कार्बन के अराउंड दोनों हाइड्रोजन अटैच हों तो इनका पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हम जानते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है ना, मैक्सिमम जो एनहेंस करती हैं रिएक्टिविटी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगी, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कंबशन पे होता है, ऑक्सीडेशन पे किसी भी हाइड्रोकार्बन के। तो दोनों हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिला दो, कार्बन से ऑक्सीजन मिला दो, CO2 और H2O बन जाएगा। और अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन जुड़ा हो एल्कीन वाले कार्बन से, तो बन जाएगा एसिड RCOOH। R ये है, C ये है, बीच में O लगाना है, बाद में H लगाना है। और ये तो आपको दिख ही रहा होगा क्या बनेगा यहाँ से, RCOOR कीटोन की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। ये जनरल रूल आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, एज वी हैव सीन इट नाउ। तो ये है पहला मॉलिक्यूल 2 मिथाइल प्रोपीन, एक साइड दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो यहाँ से कीटोन बनेगा प्रोपेन 2 ऑन, और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे CO2 और H2O बनेगा। एंड ब्यूट 2 इनके अंदर एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है दोनों साइड, तो यहाँ पे एसिड बनेगा। एंड RCOOH, R यहाँ पे मिथाइल तो CH3COOH बनेगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड जनरेट हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन, द एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस। Ozonolysis of alkenes involves the addition of ozone molecule to alkene to form ozonide and then cleavage of ozonide by zinc water to smaller molecules। बेसिकली इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि बाद में जब क्लीवेज हो रही है तो रिडक्शन हो रहा है। जिंक एक मेटल है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो इसलिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कहा जाता है इसको। दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स एंड अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। यहाँ पे बेंजीन का हिंट दिया गया है अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड कह के, क्योंकि एल्कीन्स के अलावा वही होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड आता है। एंड ये हम देखेंगे भी, क्वेश्चन की फॉर्म में ये चीज़ पूछी गई है, कैसे आप बता सकते हैं कि कौन सा एल्कीन है जो प्रोडक्ट्स बने हैं ओजोनोलिसिस के उससे। अब रिएक्शन देख लेते हैं, ये एग्जैक्ट ओजोनाइड क्या होता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रोपीन के एग्जांपल से यहाँ से इलस्ट्रेट किया गया है इस रिएक्शन को। प्रोपीन ओजोनाइट बनेगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको डबल बॉन्ड के अराउंड ही ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देनी है। ऑक्सीजन 3 एटम जो ओजोन के हैं वही अरेंज कर देने हैं, तो ये अरेंज हो जाएगा ओजोनाइड साइक्लिक स्ट्रक्चर और बन जाएगा प्रोपीन ओजोनाइड। एंड प्रोडक्ट इसमें कौन से फॉर्म होंगे, ये बहुत सिंपल है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपको ब्रेक करना है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है बस, इसमें ये कंपाउंड बन जाएगा इथेनल, और ये है फॉर्मेल्डिहाइड या फिर इसको मिथेनल भी बोल सकते हैं, तो इथेनल और मिथेनल बन गया। सिर्फ यही तरीका है, काफ़ी आसान है ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट
प्रिपेयर करने का। ये स्टेप ज़रूर याद रखना, मैंने आपको बता दिया रिडक्टिव एजेंसी इसको बोलते हैं। तो दूसरा स्टेप कौन सा होगा ये ध्यान होना चाहिए। अब रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स होते हैं, जिंक ही क्यों यूज़ हुआ यहाँ पे ये ऐसे याद रखो, ओजोनोलिसिस में जोन आता है, जोन से जिंक याद रखो, ZINC। 2 मिथाइल प्रोपीन, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे, डबल बॉन्ड हटाओ और कार्बन डबल बॉन्ड लगाओ, तो यहाँ से बन जाएगा क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेनोन, प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है 3 कार्बन वाले कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड O को प्लेस करने की। अगर कीटोन बनाना आपको तो प्रोपेनोन बनेगा एक, और दूसरा यहाँ पे बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मीथेनल, दिस वन HCHO। तो प्रोडक्ट्स बनाना बहुत आसान है इस केस में। ओजोनाइड बनेगा पहले, ये काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट इज़ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एंड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड टूटेंगे एल्कीन्स के, तो एडिशन रिएक्शन के अंडर ही इसको पढ़ सकते हैं। Polythene is obtained by combination of large number of ethene molecules at high temperature, high pressure and in the presence of catalyst। ये सारी चीज़ें हम पॉलीमर चैप्टर में भी कवर करने वाले हैं। इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म वहाँ पे गिवन है, यहाँ सिर्फ जनरल चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉली मीन्स मैनी, उसके आगे लिखा है इथीन, तो मैनी नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स या फिर लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं तो उससे मिलता है पॉलीथीन। सच लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड टुगेदर कॉल्ड पॉलीमर्स, एंड इस रिएक्शन या प्रोसेस को जो बनाती है पॉलीमर्स को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। सिंपल कंपाउंड जो पॉलीमर्स को फॉर्म करते हैं उनको कहा जाता है मोनोमर्स। एंड अदर एल्कीन्स आल्सो अंडरगो पॉलीमराइजेशन एक्सेप्ट पॉलीथीन, जैसे पॉलीप्रोपीन भी होता है, पॉलीस्टाइरीन भी होता है। ये सारी चीज़ें पॉलीमर चैप्टर में देखी जाएंगी। दिस थिंग आल्सो, यहाँ पे यूजेस दिए गए हैं आपको डिफरेंट पॉलीमर्स के, जो कि इंडिविजुअली हमें याद रखने हैं कि पॉलीथीन के क्या होते हैं। पॉलीथीन में भी 2 होती हैं, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, अलग से उनके यूजेस याद रखते हैं। उनके अलावा भी बहुत सारी टाइप ऑफ पॉलीमर्स होते हैं जिनके इंडिविजुअलिस्टिकली हमें सारे यूजेस याद रखने हैं, तो पॉलीमर चैप्टर में देखा जाएगा। यहाँ मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया है ताकि जिसने वो पॉलीमर्स चैप्टर किया हुआ है उसको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। लास्ट में बता रहा है एक्सेसिव यूज ऑफ पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोपेलीन इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। ऑफ कोर्स ये भी चीज़ हम वहाँ देखने वाले हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, कंपाउंड्स जो पॉलीथीन वगैरह से मिलके बने होते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स इनको डिग्रेड नहीं कर सकते तो लंबे समय तक ये एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं और पोल्यूशन कोज करते हैं। तो इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न देयर प्रेजेंस, देयर एक्सेसिव यूज़। नेक्स्ट वी हैव एल्कायंस, जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स स्टिल लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्कीन्स और एल्केन्स। तो उनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। एल्कीन से भी 2 कम होते हैं हाइड्रोजन। अगेन क्योंकि पाई बॉन्ड आ गया ना, विच कम्स एट द कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है एल्कीन से कंपैरिजन में, तो 2 लेस हाइड्रोजन आइटम्स होंगे उनके कंपैरिजन में। फर्स्ट स्टेबल मेंबर इन केस, इसके केस में इथाइन होता है, जैसे इथीन होता है इन द केस ऑफ एल्कीन्स, एंड इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। ये मैं बता रहा था आपको, हम देखने वाले हैं। इसको ऐसे याद रखो, जो एसिटाइलिन वर्ड है इसके अंदर एक अल्फ़ाबेट ज़्यादा आता है इथाइलिन के कंपैरिजन में। अब इथाइलिन में 2 बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड ज़्यादा, तो उससे याद रखो एक वर्ड ज़्यादा है इसके नाम में। इससे हमें याद हो जाएगा कि एसिटाइलिन इथाइन होता है और इथिलीन इथीन होता है। एसिटाइलिन इज़ यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बाय मिक्सिंग एसिटिलीन विद ऑक्सीजन गैस। ये चीज़ आपको याद आ रही होगी हाइड्रोजन चैप्टर से, वहाँ पे टॉर्चेस थी हमारे पास, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस, तो वहाँ पे हाइड्रोजन के यूजेस हम पढ़ रहे थे, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके वेल्डिंग में यूज़ किया जा रहा था। यहाँ पे एसिटिलीन के यूज़ पढ़ रहे हैं मिथाइन के, तो इसका
कॉम्बिनेशन होगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में यूज़ किया जाएगा, आर्क वेल्डिंग में। ए से एसिटिलीन और ए से AC आ रहा है ना स्टार्टिंग में, और आर्क में भी AC आता है, आर्क वेल्डिंग में यूज़ होता है, ये ऐसे याद रखा जाएगा। नेक्स्ट इज़ नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कायंस। यहाँ पे कुछ कॉमन नेम्स और IPSC नेम गिवन है, आप देख सकते हैं इनको, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। नोमेनक्लेचर इनका किया जाता है बाय रिप्लेसिंग द एन ऑफ एल्केन्स बाय आयन, just like ethane, the first member. You have already learned that ethane and propane have got only one structure. यहाँ पे भी ब्यूटाइन C4 से स्टार्ट होती है structural isomerism, but there are two possible structures for butane, but 1 ion and but 2 ion. तो एक कॉर्नर पे प्लेस कर दिया और एक थोड़ा आगे मिडल में ले गए 4 कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को। सिर्फ 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होती हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ब्यूटाइन के। दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए पोजीशन आइसोमर इनको बोलते हैं, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में डिफर कर रहे हैं। आगे आपसे पूछा है कि पेंटायन में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे, बना के भी दे दिया है, 3 होते हैं। इन द फर्स्ट केस ट्रिपल बॉन्ड C1 की पोजीशन पे रखा गया है, इट विल रिजल्ट इन पेंट 1 आयन। C2 की पोजीशन पे रखेंगे तो पेंट 2 आयन बन जाएगा। C3 पे अगर आप रखने की कोशिश करेंगे तो दूसरे डायरेक्शन से अगेन वो दूसरी पोजीशन पे ही आ जाएगा। तो 5 कार्बन की चेन में सिर्फ 2 ही पोजीशनल आइसोमर्स पॉसिबल है। अगर तीसरा आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर चाहिए अब तो चेन छोटी करनी होगी 4 कार्बन की, एंड 4 कार्बन की चेन में भी एक ही पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट कार्बन पे अगर आप चाहें अटैच करना CH3 ग्रुप तो अगेन ये सेकंड स्ट्रक्चर ही बन जाएगी, देखिए वही किया गया है यहाँ पे। एंड अगर सेकंड पे करना चाहें तो उस पर तो कर नहीं सकते, 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, थर्ड पे किया ही हुआ है। फोर्थ पे करेंगे तो अगेन ये चेन बन जाएगी 5 की, पेंट वाला कार्बन बन जाएगा। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तीसरे पे ही अटैच कर सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटाइन बन जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटाइन द थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। सो 3 ही पॉसिबल हैं पेंटाइन के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स बिकॉज दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। 1 and 3 and 2 and 3 आर चेन आइसोमर्स बिकॉज दे डिफर इन द लेंथ ऑफ चेन, पेरेंट चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। सो ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। 13.13 एग्जाम्पल में 5th मेंबर ऑफ एल्कायन के लिए कितने आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ये आपसे पूछा है। तो 5th मेंबर कौन सा होगा, हेक्साइन होगा ना, C6H10। तो जैसे पेंटाइन के हमने कर लिए वैसे ही हेक्साइन के भी करने हैं। पहले केस में फर्स्ट कार्बन पे रख दिया ट्रिपल बॉन्ड तो हेक्स 1 आयन, हेक्स 2 आयन और हेक्स 3 आयन ऐसे हो जाएगा। 4 आयन करने आप जाएंगे तो दूसरे डायरेक्शन से अगेन 2 पे पोजीशन पे आ जाएगा वो हेक्स 2 आयन। तो इसलिए 6 कार्बन की चेन में सिर्फ 3 ही पोजीशन आइसोमर्सम पॉसिबल हैं। अब चेन छोटी करनी होगी 4 कार्बन की, एंड यहाँ पे अटैच किया जा सकता है ये ब्रांचिंग इन 3 डिफरेंट वेज। सबसे पहले तो कॉर्नर पे रखो ट्रिपल बॉन्ड और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे ब्रांचिंग कर दो, यानी मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो, क्योंकि अगर इस CH वाले कार्बन से ही अटैच किया गया तो हेक्सेन की ही 6 कार्बन पेरेंट कार्बन की ही चेन बन जाएगी अगेन, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे अटैच किया जा सकता है CH ग्रुप पे, एंड ये 3 मिथाइल पेंट आयन था, ये 4 मिथाइल पेंटाइन हो जाएगा। कॉर्नर पे रखे ट्रिपल बॉन्ड। इससे आगे अगर CH3 वाले से अटैच करने जाएंगे तो अगेन हेक्सेन की पेरेंट चेन बन जाएगी 6 कार्बन की। अब आपको जो ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे था उसको कॉर्नर से अंदर की ओर लेके आना होगा यहाँ पे, एंड यहाँ ना तो यहाँ अटैच कर सकते हैं अगेन 6 कार्बन की बन जाएगी, ना ही यहाँ, सिर्फ एक ही ये पोजीशन बच जाती है क्योंकि इन दोनों की वैलेंसी तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सो 4 मिथाइल पेंट 2 आयन, दिस इज़ द लास्ट 5 कार्बन हेक्साइन 5 कार्बन एल्काइन that can be formed. Of course this is positional
जी जी हाँ, पोजिशनल आइसोमर्स हैं ये तीनों, ब्रांचिंग की पोजीशन में डिफ़र कर रहे हैं। और इससे आगे फिर आपको अगेन 5 कार्बन से 4 कार्बन की छोटी करनी होगी पेरेंट चेन। इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तीनों सिमिलर ग्रुप हैं CH3, तो सिर्फ एक ही बनेगा 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 आयन। एंड जी हाँ, इसको देख के आपको नियो पेंटाइल ग्रुप याद आ रहा होगा, इसमें 6 कार्बन है तो इट इज़ नियो हेक्साइन। इसको नियो हेक्साइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म आर शोन बाय डिफरेंट पार्ट पेयर्स ऑफ, देख के आप पता लगा सकते हैं, रूल्स आप उनके आपको ऑलरेडी पता है। तो टोटल कितने हमारे पास यहाँ आइसोमर्स हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हेक्साइन के लिए 7 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एंड इनमें से कितने पोजीशन है, कितने चेन हैं, ये आप खुद से पता लगा सकते हैं। इनकी डेफिनेशंस हम अच्छे से कवर कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दी है आपको ट्रिपल बॉन्ड की, जैसा कि डबल बॉन्ड के केस में हमने बोला था केमिकल बॉन्डिंग में ही कवर की जा चुकी है। ये भी स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन दी गई फिगर 3.6 में, इसको देखेंगे। पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द 2 कार्बन एटम्स। sp हाइब्रिडाइज्ड हैं तो 2 होंगे, sp s और p के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो दूसरा क्या करेगा, द रिमेनिंग sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल on overlapping along the internuclear axis with 1 s orbital ऑफ ईच 2 हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग CH सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन आपस में बना रहा है sp हाइब्रिड की वजह से, एंड एक 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहा है। ऑफ कोर्स सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं। एंड HCC बॉन्ड एंगल यहाँ पे होगा 180 डिग्री, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है। लीनियर शेप भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। वी नो फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग ईच कार्बन हैज़ 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द प्लेन ऑफ द CC सिग्मा बॉन्ड, यानी प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल से भी परपेंडिकुलर है। पाई ऑर्बिटल होते ही हैं, वी नो। तो 2 ऑर्बिटल्स टोटल 4 होते हैं ना, 2s एंड 2p के 3 और 2s का 1, 2 sp हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ हो गए तो अनहाइब्रिडाइज 2 p ऑर्बिटल्स बचे, वो परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल के ऐसा बताया गया है। द 2p ऑर्बिटल्स ऑफ 1 कार्बन एटम आर पैरेलल to the 2p orbitals of the other carbon atom so that they will undergo lateral or sidewise overlapping to form 2 pi bonds। तो एक सिग्मा बॉन्ड हमने देख लिया था कहाँ से आया। अब 2 ट्रिपल बॉन्ड में बचे जो पाई बॉन्ड, उनकी फॉर्मेशन बताई जा रही है, साइड वाइज ओवरलैप होती है, वी नो ऑलरेडी। CC सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हुआ इथाइन मॉलिक्यूल में CC कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और 2 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स होते हैं। स्ट्रेंथ और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होती है डबल या फिर सिंगल से, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है इन दोनों से। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉन क्लाउड between 2 carbon atoms is cylindrically symmetrical about the internuclear axis, thus ethine is a linear molecule। लीनियर होगा ये तो हाइब्रिडाइजेशन से क्लियर होता है हमें। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात हो रही है बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही होगी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ दिस 2 कार्बन एटम्स होता है। एंड सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जहाँ पे कन्फर्मेशन का पैराग्राफ था एल्केन्स के लिए। अब सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकली होते हैं ये, इस क्लाउड से याद रख लो, क्लाउड में Cl आता है और सिलेंड्रिकल में CYl आता है, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द इथाइन, जहाँ पे ऑर्बिटल पिक्चर गिवन है। सिग्मा ओवरलैप तो बहुत आसान है, पाई ओवरलैप में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ देखिए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ CH सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये काफ़ी आसान है समझना। यहाँ पे दिक्कत होती है एस्पिरेंट्स को सीधे सीधे पहली नज़र में से देखने पे, जो ऊपर से डिनोट किया गया उसको बोला है बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड जो नीचे से डिनोट किया गया उसको बोला गया अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये पहली नज़र में ही यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। तो ये कन्फ्यूजन ऐसे क्लियर होती है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई बॉन्ड है,
तो अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होते हैं पाई ऑर्बिटल के, दिस वी ऑलरेडी नो। अब यहाँ पे दो दो पाई बॉन्ड्स आते हैं ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, तो एक तो बिलो एंड अबव द प्लेन ऑफ द पेपर हो गया, लेकिन दूसरा पाई बॉन्ड कहाँ गया, उसको भी तो कहीं रहने की जगह चाहिए, क्योंकि दो ही चीज़ें, या तो प्लेन या फिर प्लेन से ऊपर या फिर नीचे। ऊपर नीचे अगर एक आ गया तो इन द प्लेन ऑफ द पेपर होगा दूसरा पाई बॉन्ड, ये क्वाइट ऑब्वियस थिंग है, क्योंकि और कहीं जाने की जगह नहीं है। तो इसमें पी ऑर्बिटर की ओवरलैप इन द प्लेन ऑफ द पेपर भी होती है, ये एक यूनिक चीज़ है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। तो इन्होंने जो ऑर्बिटल लिया है ओवरलैपिंग के लिए इन द प्लेन ऑफ द पेपर वो 2px लिया है। तो 2px में प्लेन के पेपर के प्लेन में होगी ओवरलैपिंग। एंड अब देखिए यहाँ ये जो 2px है, इससे नीचे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है उसको बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर बोलेंगे ना, प्लेन से जो नीचे है, तो इसलिए यहाँ पे बिलो वर्ड यूज़ किया गया है। ये 2px के नीचे आ रहा है ये, और यहाँ पे नीचे से अगर हम देखें तो ये 2px का बन रहा है और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे ऊपर जा रहा है, तो इसलिए इसको बोला है अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये कन्फ्यूजन थी यहाँ पे, दो तरह के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दो तरह के रीजन्स में होने से पी ऑर्बिटल्स के इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अबव एंड बिलो, ये कन्फ्यूजन आ गई थी, जो कि अब आई होप आपकी सॉल्व हो गई होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द orbital picture of the pi overlapping for the formation of pi bond, of course. Next is preparation of alkynes and first method is from calcium carbide. हाइड्रोजन चैप्टर अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो ये मेथड आपका वहीं से क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही थी कैल्शियम की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली एज अ बाई प्रोडक्ट वहाँ पे ऑब्टेन होता है, कैल्शियम कार्बाइड की होती है हाइड्रोलिसिस। बेसिकली हैवी वाटर के साथ वहाँ पे रिएक्शन करवाई थी हमने कैल्शियम कार्बाइड की। ये 3 हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स हमें याद रखने होंगे केमिस्ट्री में सिर्फ, क्योंकि 3 ही मेंशन एनसीईआरटी में, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये तीनों कैसे याद रखने हैं हमने वहाँ पे देखा था, C2D2 बनता है कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। एंड अगर वाटर लेंगे आप हैवी वाटर की जगह तो C2H2 बन जाएगा विच इज़ इथाइन, तो उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे दिखाई गई है। एंड मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड के केस में प्रोडक्ट बनता है CD4 एंड वाटर लेंगे तो मीथेन बन जाएगा प्रोडक्ट। इनको कैसे याद करना है हमने वहीं ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, यानी हाइड्रोलिसिस की जाती है इसकी।